हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मायके में पैर की जूती, ससुराल में सर का ताज। रोज की तरह रिशु और अंशी सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने लगती हैं। अंशी खाना बनाते हुए बोलती है, दीदी जल्दी जल्दी काम कर लो, आज कॉलेज टाइम से जाना है, आज कॉलेज में असाइनमेंट भी है। हाँ अंशी, देखना इस बार ना मैं कॉलेज में टॉप करूंगी और तू भी देखना कि मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे। अच्छा चल, अब जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, फिर कॉलेज भी जाना है। हाँ दीदी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। बातें करते करते रिशु और अंशी घर का सारा काम खत्म कर लेती है, फिर अपने रूम में जाकर कॉलेज के लिए तैयार होती हैं। दोनों तैयार होकर बाहर आती हैं और अपनी माँ शालिनी से बोलती हैं, माँ हम दोनों ने घर का सारा काम कर दिया है और अब हम दोनों कॉलेज जा रहे हैं। हाँ माँ, हमने खाना भी बना दिया है, हमारा आज कॉलेज में बहुत जरूरी असाइनमेंट है, इसलिए आज टाइम से कॉलेज जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों पहले अपने भाइयों को नाश्ता करवा दो, उनको कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। तुम दोनों को देर होगी तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे भाइयों को देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ, हम अभी नाश्ता लेकर आते हैं। चलो अंशी आ जाओ। ठीक है दीदी चलो। रिशु और अंशी कुछ देर बाद नाश्ता लाकर टेबल पर रख देती है और सबकी प्लेटों में परोस देती है। फिर रिशु और अंशी भी अपने लिए नाश्ता लेती है तो शालिनी उन्हें रोक देती है। रिशु अंशी रुको, तुम दोनों अभी नाश्ता नहीं कर सकती हो। औरतों को हमेशा आदमियों के खाने के बाद ही खाना चाहिए। जब पहले तुम्हारे भाई और पिताजी नाश्ता कर ले, उसके बाद ही तुम दोनों नाश्ता करना। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। तभी उनका भाई तरुण माँ और पिताजी से बोलता है, माँ आपको तो पता है ना मुझे आलू की सब्जी पसंद नहीं है, आप मेरे लिए कुछ और नहीं बनवा सकती थी। तुम दोनों लड़कियों से कोई काम ढंग से नहीं होता है क्या। चलो जाओ जल्दी से अपने भाई के लिए टमाटर की चटनी बना के लाओ। लेकिन माँ आज हमें कॉलेज में असाइनमेंट जमा करना है, हमें देर हो जाएगी। ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी है तुम दोनों को। तुम दोनों कौन सा पढ़ लिख कर नौकरी करने वाली हो। बाद में तो तुम दोनों को चूल्हा ही फूकना है ना। पहले मेरे लिए टमाटर की चटनी बना दो, उसके बाद ऑफिस जाना। अब दोनों रसोई में जाकर टमाटर की चटनी बनाने लगती हैं। दीदी हम आज भी कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं। निशा तुझे तो पता है ना, हमारे घर में लड़कों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। रिशु और अंशी जल्दी जल्दी टमाटर की चटनी बनाकर भाइयों को दे देती हैं। दोनों भाई भी खाना खाकर कॉलेज चले जाते हैं। माँ अब काफी देर हो गई है, अब हम कॉलेज जाकर क्या करेंगे। तो कौन सी आफत आ गई है, और अच्छा ही हुआ, वैसे भी पढ़ लिख कर तुम्हें चूल्हा चौखाई करना है। जाओ अब सारे बर्तन धो लो। शालिनी ऐसा बोलकर चली जाती है और अंशी कहती है, दीदी हमारे घर में हमारे दोनों भाइयों को कितनी आजादी है और माँ पिताजी उन्हें कितना प्यार करते हैं, जबकि हमें ना ही आजादी देते हैं और ना ही इतना प्यार करते हैं। वो दोनों पढ़ाई में भी इतने अच्छे नहीं है, फिर भी माँ और पिताजी चाहते हैं कि वो पढ़े, जबकि हम पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, फिर भी माँ पिताजी हमें पढ़ने का मौका ही नहीं देते। शायद बेटों के लिए ज्यादा प्यार और आजादी होती है, जबकि बेटियों की किस्मत में नहीं। बातें करते हुए दोनों साथ में साफ सफाई कर लेती हैं। फिर शाम हो जाती है। तरुण और अंकित भी कॉलेज से वापस घर आ जाते हैं। अंकित की अपनी माँ से कहता है, माँ आज बहुत थकान लग रही है, जरा मेरे लिए एक कप चाय और पोहा तो बना दो। हाँ मेरा बेटा, तू 2 मिनट रुक, मैं अभी तेरी बहन से कहकर चाय और पोहा बनवा देती हूँ। अब शालिनी रिशु के पास जाकर कहती है, आज महीने की 1 तारीख है और मुझे मेरी सैलरी मिली है। तुम कह रही थी ना कि हमें अपने दोनों बेटों को कुछ कपड़े दिलाने, तो चलो आज मार्केट से उन्हें शॉपिंग करवा देते हैं। माँ मेरा भी बैग फट गया है और अंशी की सैंडल भी टूट गई है, हमें भी नया दिला दो ना। लाओ बैग और सैंडल मुझे दो, मैं रिपेयर करवा लाऊंगा। तुम्हारा हर बार का है नई नई चीजें लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले जाते हैं और फिर एक दिन रिशु के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आता है और रिशु की शादी विजय के साथ पक्की हो जाती है। और लड़के वालों के जाने के बाद अंशी रिशु से कहती है, दीदी अब तो तुम अपने ससुराल चली जाओगी। मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे बिल्कुल भी हमारे मायके जैसा ससुराल न मिले, जहाँ लड़कियों को पैर की जूती समझा जाता है, बल्कि तुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ लड़कियों को सर का ताज समझा जाता हो। अंशी की बात सुनकर रिशु अंशी को गले से लगा लेती है। फिर कुछ ही समय में रिशु की शादी विजय से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। आओ आओ बहू, आज तो मेरे घर में लक्ष्मी जी के पैर पड़े हैं। रिशु गृह प्रवेश करती है। सभी लोग रिशु से बहुत खुश होकर बातें करते हैं। रिशु की ननद आकांक्षा उससे कहती है, भाभी इस घर में तो मैं इकलौती लड़की थी, मुझे तो खुशी है मुझे भाभी के रूप में एक सहेली मिल गई। अब हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। अब रिशु अपने कमरे में जाती है और फिर दोनों सो जाते हैं। और फिर अगले दिन रिशु सुबह जल्दी उठती है और सुबह सुबह झाड़ू लगाने लगती है। तभी मैथिली आकर कहती है, अरे रिशु बहू तुम ये क्या कर रही हो, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो, और तुम्हें इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी। माँ जी वो मुझे जल्दी उठने की आदत है और मैं उठी गई थी तो मैंने सोचा कि घर की साफ सफाई कर लूं। तभी रिशु के ससुर वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा हम बूढ़ों की तो जल्दी नींद खुल जाती है, लेकिन तुम्हें तो सोना चाहिए था। साफ सफाई करने के लिए हमारे घर में मेड है। बहू तुम्हारे ससुर जी सही कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, फिर मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, चाय तो मैं खुद ही बना लूंगी, तुम इतनी चिंता मत करो। तुम तो अपने कमरे में जाकर आराम करो, जब विजय और आकांक्षा उठेंगे तब उठना। अपनी सास की बात सुनकर काफी हैरान होती है। वो अपने कमरे में जाकर सोचती है,
माँ जी ने मुझे विजय जी के साथ ही उठने को कहा है, जबकि मायके में तो लड़कियों को देर तक सोने की परमिशन ही नहीं होती थी। थोड़ी देर बाद विजय और ऋषु उठकर बाहर आते हैं। तब ऋषु की सास कहती है, ऋषु बहू, आकांक्षा ने नाश्ता बना लिया है, चलो हम सब नाश्ता करते हैं साथ में, और फिर तुम तैयार हो जाना, मोहल्ले की औरतें आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगी। जी माँ जी। तभी आकांक्षा सबका नाश्ता लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। तभी आकांक्षा बैठे बैठे अपनी भाभी से कहती है, भाभी आओ आप यहाँ मेरे पास बैठकर नाश्ता करो। नहीं नहीं, आप लोग खा लो, आखिर में मैं खा लूंगी। लेकिन क्यों बेटा, तुम आखिर में क्यों खाओगी? माँ जी, मेरी माँ ने सिखाया कि घर की औरतों को घर के मर्दों के बराबर में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बेटा, हमारे यहाँ बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाता। चलो बैठ जाओ और हमारे साथ नाश्ता करो। ऋषु ये सोच देखकर हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ वो खुश भी होती है। वो सभी के साथ बैठकर खाना खाती है और फिर तैयार हो जाती है। फिर थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं और ऋषु को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। मैथिली, तेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अब सारी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। फिर कुछ टाइम बीतता है। फिर एक दिन ऋषु के पास अंशी का फोन आता है। अंशी कहती है, दीदी कैसी है तू? मैं बढ़िया हूँ अंशी, तू बता तू कैसी है? और घर में सब कैसे हैं? घर में भी सब ठीक है दीदी, लेकिन कॉलेज में सब लोग तुझे पूछ रहे थे, सर भी पूछ रहे थे कि ऋषु एग्जाम नहीं दे रही है क्या? तुझे तो पता है ना अंशी, माँ पिताजी ने हमारी पढ़ाई को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, और फिर अब मेरी शादी भी हो गई है, ससुराल वाले कैसे पढ़ाएंगे, इसलिए जाने दे। तभी आकांक्षा माँ को लेकर वहाँ आ जाती है और मैथिली कहती है, बहू, हमारे यहाँ बेटियों को पैर की जूती नहीं बल्कि सर का ताज समझा जाता है। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से तुम भी आकांक्षा के साथ कॉलेज जाया करना और अपनी पढ़ाई पूरी करना। फिर ऋषु भी अब कॉलेज जाने लगती है। और फिर कुछ दिन बाद संडे आता है और विजय ऋषु से बोलता है, ऋषु, आज संडे, तुम्हारी भी छुट्टी है और मेरी भी, चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं। और सब लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। आकांक्षा और मैथिली ऋषु को वेस्टर्न ड्रेस लेने के लिए बोलती हैं। ऋषु, तुम कॉलेज जाती हो तो ये ड्रेस पहनकर जाया करो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। फिर से और ऋषु सोचती है, मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, मेरे मायके वालों के जैसे नहीं है जो लड़कियों को पैर की जूती बनाकर रखते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ऋषु की माँ का फोन आता है और वो बोलती है, ऋषु बेटा, तेरे भाई तरुण का एक्सीडेंट हो गया है और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तू जल्दी से हॉस्पिटल आ जा और अपने ससुराल वालों से पैसे ले आ और अपने भाई से भी मिल लियो। हाँ माँ, मैं आती हूँ, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों से पैसे कैसे मांगूंगी? अगर उन्होंने मना कर दिया तो एक काम करती हूँ, जो मेरे गहने मैं उनको बेच देती हूँ। लेकिन अगर मेरे ससुराल वालों ने चोर समझा तो? ऋषु अपने गहने लेकर बैग में रख लेती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उसको देखने हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन तूने विजय को फोन क्यों नहीं किया? और घर में अभी कोई है नहीं, तुम अकेली चली जाओगी ना आराम से? हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ऋषु घर से निकल जाती है और वो गहने बेचने चली जाती है। फिर वो पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। ये सब ऋषु की ननद आकांक्षा देख लेती है और घर पर सबको सच बता देती है। फिर कुछ दिन बाद ऋषु के भाई को भी होश आ जाता है और अब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऋषु के ससुराल वाले भी तरुण को देखने हॉस्पिटल आते हैं। फिर ऋषु उनसे बोलती है, माँ जी, मुझे आपको और सब लोगों को कुछ बताना है। ऋषु बहू, जो तुम्हें बताना है वो हमें पहले से ही पता है। भाभी, जब आप उस दिन घर से गए थे तो मैंने आपको जाते हुए देखा था। मुझे लगा शायद आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी, इसलिए मैंने आपका पीछा किया और मैंने घर पर सबको बता दिया। तुमने अच्छा किया बहू, जो गहने बेचकर तुमने पैसे जमा करवा दिए। हाँ बहू, बहुत अच्छा किया तुमने। बल्कि हमारे यहाँ तो बेटियों को पैरों की जूती नहीं, सर का ताज माना जाता है। हाँ बहन जी, आज आप लोगों ने हमें भी ये बता दिया कि लड़कियां पैरों की जूती नहीं, सर का ताज होती हैं और लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती। लड़की हो या लड़का, दोनों को एक बराबर का ही दर्जा देना चाहिए। बस माँ जी, अब और खाने का जी नहीं है, आप मुझे और कितना खिलाएंगी? मैं तुझे तब तक खाना खिलाऊंगी जब तक तू मोटी नहीं हो जाती। देख तो कितनी पतली है तू, खुद तो सुकड़ी सी और चली बच्चा पैदा करने। क्या माँ जी, मेरी शादी को 4 साल हो गए, अब इन 4 सालों में मैं मोटी नहीं हो रही थी तो इसमें मेरी क्या गलती? और रही बच्चों की बात, तो अब बच्चे नहीं करूंगी तो कब करूंगी? आपको भी पता है ना, लोग ना जाने कैसी कैसी बातें बनाते हैं। भाभी, लोगों का तो काम है बातें बनाना, इसलिए आप उनकी बातों पर गौर नहीं किया करो। हाँ नेहा, माँ और काजल सही कह रही हैं। और बच्चे के लिए तुम्हें किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब हम दोनों रेडी होंगे तभी करेंगे। बहू, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये घर तुम्हारा है। हमने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना है। बाहर की बातों का घर में कोई मतलब नहीं है, तुम बस आराम से रहो। इस तरह सभी लोग बातचीत करते हुए खाना खाने लगे। नेहा अपने ससुराल की अकेली बहू थी, इसलिए सभी लोग उसे बहुत मानते थे। उसके ससुराल में कभी भी उसे किसी काम के लिए रोका टोका नहीं जाता था और न ही कोई ताना मारा जाता था। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन, अमित, मैंने सोचा है कि एक बार हम दोनों मायके घूम कर आते हैं। मम्मी पापा को देखे हुए भी बहुत टाइम हो गया है। ठीक है नेहा, अभी मेरे काम में थोड़ी बिजीनेस चल रही है,
इसीलिए तुम अकेली चली जाओ। तुम वहां आराम से 10-15 दिन रहो, तब तक मेरा काम भी हल्का हो जाएगा। पर मैं अकेले। हाँ, तुम मम्मी जी और पापा जी के पास अकेली हो, वहां तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुम अच्छे से रेस्ट कर लेना, मैं बस तुम्हें कल सुबह ट्रेन में बैठा दूंगा। नेहा ने अपने सास सुनीता और ससुर रणजीत से विदा ली। दोनों ने उसे तोहफे देकर विदा किया। नेहा मायके जाने के लिए निकल जाती है। नेहा 4 साल बाद अपने मायके आई थी। उसके मम्मी पापा सुरेश और वीना ने उसका बड़े अच्छे से स्वागत किया। आ गई तू, तेरी शादी को 4 साल हो गए, आज याद आई है मायके की? माँ, मैं तो बहुत पहले ही आना चाहती थी, लेकिन अमित के ऑफिस का काम ऐसा था कि उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। हाँ चल, अब आ गई है तो क्या हुआ, लेकिन तुझे बात याद है ना कि तू ससुराल की अकेली बहू है। अब तू यहाँ 15 दिन आराम से रहेगी तो वहाँ तेरा काम कौन करेगा? पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अमित ने खुद ही मुझे यहाँ आराम करने के लिए भेजा है। मेरे ससुराल में माँ जी और पिताजी ने मुझे काम से मना किया है। काम से मना किया है तो क्या हुआ? तू कोई मेहमान है जो आराम करेगी? जा जाकर रसोई में मेरी थोड़ी हेल्प करवा। इतने दिन बाद आई है तो हमें थोड़ा टाइम देगी या नहीं? नेहा अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप रसोई में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ ने उसे सारे काम सौंप दिए। ससुराल में मेरी माँ जी हमेशा मुझे बेटी जैसा मानती हैं, और यहाँ मेरी खुद की माँ मुझसे एक नौकरानी जैसा बर्ताव कर रही है। एक दिन रात को नेहा को अमित का फोन आता है। नेहा, तुम ठीक हो ना? वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अमित, यहाँ सब ठीक है। नेहा, मुझे तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? तुम मेरे आने से पहले घर वापस क्यों नहीं आ जाती? अमित, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ आकर मुझे लेकर जाएं। ठीक है, मैं 3 दिन बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तब तक तुम वहां रहो। अगले 2 दिनों तक नेहा को अपनी माँ और पिताजी से बस ताने और काम ही मिलता रहा। उसकी माँ ने उसे मायके में बोझ होने का एहसास कराया। तू ससुराल से होकर आई है, पर लगता नहीं है कि तुझे कुछ आता होगा। तेरे ससुराल वालों ने तुझे लाड प्यार देकर बिगाड़ दिया है। तेरा ध्यान तो बच्चे की तरफ भी नहीं है। मेरी माँ को ये बात पता नहीं है कि मैं अपने ससुराल की अकेली बहू हूँ। वहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। अरे, तू अपने ससुराल से होकर आई है तो कम से कम अपने साथ 1-2 जोड़ी कपड़े तो नए लेकर आती। शादी के 4 साल हो गए और तेरी कोई तरक्की नहीं हुई। पापा, अमित और मेरे पास सब कुछ है, हमें कोई कमी नहीं है। हम नया घर भी ले रहे हैं। नया घर ले रही है तो हमें क्या? ये नया घर तुम्हारी सास के नाम पर होगा या तुम्हारे नाम पर? अब मैं क्या बोलूं अपनी माँ से, वो तो हर चीज में कमी निकालती हैं। तीसरे दिन अमित अपनी पत्नी नेहा को लेने उसके मायके आता है। नमस्ते माँ जी, मैं नेहा को लेने आया हूँ। मेरे ऑफिस का काम थोड़ा कम हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ अपनी पत्नी को। वैसे भी यहाँ इसका कोई काम नहीं है, बैठी बैठी बस खा रही है। अमित के मन में अपनी सास की बात से डाउट होता है। वो नेहा के पास जाता है। नेहा, क्या तुम ठीक हो? यहाँ सब ठीक से रहा ना? हाँ अमित, यहाँ सब ठीक था। नेहा वहाँ से निकल जाती है। जब अमित और नेहा घर वापस पहुँचे तो सुनीता और रणजीत ने उनका स्वागत किया। कैसी हो बहू? ये क्या, तू पतली हो गई है? क्या तेरे मायके वालों ने तुझे खाना नहीं खिलाया? माँ जी। माँ, मुझे लगता है नेहा वहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। माँ जी ने मुझसे कहा कि वहाँ नेहा का कोई काम नहीं था और वो बस बैठी बैठी खा रही थी। क्या तेरी सास ने ये सब बोला? बहू, क्या हुआ? हमें साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारे मायके में तुम्हें कोई दिक्कत थी? नेहा अपने ससुराल वालों का व्यवहार देखकर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे कुछ छिपा रही थी। मेरे मायके में मेरी माँ और पिताजी ने मुझे बहुत परेशान किया। मेरी माँ ने मुझे एक नौकरानी जैसा समझा। मेरे पिताजी ने मेरे कपड़ों पर ताने मारे। मेरी माँ ने कहा कि मैं मायके में बोझ हूँ। क्या तेरी माँ ने तुम्हें बोझ कहा? हाँ माँ जी, जब से मैं यहाँ से गई थी तब आप दोनों ने मुझसे कहा था कि मैं वहाँ आराम करूं, लेकिन वहाँ मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला। बस तुम चुप हो जाओ मेरी बच्ची, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा घर यही है। अमित, अब तुम मेरी बात सुनो। अपनी पत्नी का मायका यही है और ये लड़की हमारी बेटी है। अगर आज से कोई भी इसको ताना मारता है या भला बुरा कहता है तो वो मेरी तरफ से इस घर से बाहर होगा। हाँ पिताजी, मैं हमेशा नेहा के साथ हूँ। नेहा को अपने ससुराल वालों का ये व्यवहार देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि वो सच में अपने ससुराल की लाडो रानी है। अगले ही दिन सुनीता ने नेहा के मायके फोन किया। वीना जी, मेरी बहू कैसी है? वो तो अब आपके ही घर की है, जैसी भी होगी आप ही संभालिए। वीना जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, नेहा अब हमारी बेटी है। अगर आपने आज के बाद उसे एक भी कड़वा शब्द बोला या किसी काम के लिए रोका टोका तो हम उससे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। अरे आप इतनी गंभीर क्यों हो रही हैं? मैं आपको सच बता रही हूँ। हमारी बेटी ने हमें बताया कि आपने उसे वहाँ क्या क्या कहा। आज से आप उसे कभी मायके आने के लिए मत बोलना। सुनीता ने फोन रख दिया। वीना को अपनी गलती का एहसास हुआ।
अगले दिन वीना और सुरेश नेहा के ससुराल आए। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे तुझे वहां आराम करने देना चाहिए था। माँ, आप अब मुझे माफ करने के लिए क्यों कह रही हैं? बेटी, तेरी सास ने मुझे बहुत समझाया, तेरी सास ने मुझे बताया कि तू ससुराल की लाडो रानी है और हमने तुझे बोझ समझा। वीना जी, आप यहाँ आई हमें अच्छा लगा, पर अब आप नेहा को कुछ मत बोलिए। वीना और सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नेहा से माफी मांगी और वहां से चले गए। समय बीतता गया। नेहा अपने ससुराल में ठीक थी, उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। अमित, मुझे लगता है अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। हाँ नेहा, अगर तुम तैयार हो तो हम कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद नेहा जल्द ही प्रेग्नेंट हो गई। ये खबर सुनकर ससुराल में सभी लोग बहुत खुश हुए। मैंने तुझे कहा था ना, तू मोटी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, सब आपके और अमित के प्यार की वजह से हुआ है। प्रेगनेंसी के दौरान नेहा की सास सुनीता ने उसका बहुत ध्यान रखा। ये मेरी बेटी है, मैं इसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। समय आने पर नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरे ससुराल में खुशी का माहौल था। नेहा को अपने ससुराल में वो प्यार, इज्जत और सेफ्टी मिली जो उसे कभी मायके में नहीं मिली थी। वो जानती थी कि वो मायके में बोझ बनी थी, लेकिन अपने ससुराल की वो हमेशा लाडो रानी रही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।